गुड आफ्टरनून सभी को। गुड आफ्टरनून मैम। आज जिस आलोचना के प्रकार पर हम लोग बातचीत करेंगे वो है तुलनात्मक आलोचना। इसके पहले हम लोग सैद्धांतिक और शास्त्रीय आलोचना जिसे कहते हैं, या सक्षमतावादी जो आलोचना है, मनोविश्लेषणवादी आलोचना है, ऐतिहासिक आलोचना है, सबकी बातचीत हो चुकी है। अब तुलनात्मक आलोचना क्या है, इस पर बात करेंगे। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, तुलना से तात्पर्य है दो चीज़ों का आपस में समानता असमानता की दृष्टि से मिलान करना। जब भी हम किसी चीज़ की तुलना करते हैं तो या तो दो व्यक्तियों की अगर तुलना करते हैं तो उनमें हम लोग क्या समानता है और क्या असमानता है ये देखते हैं। तो साहित्य में भी जब किसी कृति की यानी कोई रचना है या किसी विचार या विषय वस्तु की विवेचना करते हैं तो उसके समान धर्मी चीज़ की हम लोग तलाश करते हैं। उसमें जो प्राप्त है समानता और असमानता, इसके आधार पर ही विचार किया जाता है। और यही जो प्रवृत्ति है इसको तुलनात्मक आलोचना कहते हैं। तो इसका जो क्षेत्र है वो बहुत ही व्यापक है। कई बार किसी कृति के एक पंक्ति से लेकर के पूरे के पूरे जो विशालकाय ग्रंथ हैं या धाराएं हैं, प्रवृत्तियां हैं, इतिहास की दृष्टि है, अंतर्भाषी या बहिर्भाषी, किसी भी आधार पर तुलना की जा सकती है। तो संस्कृत साहित्य में सूक्ति के रूप में कालिदास एवं भारवी, बाणभट्ट एवं श्रीहर्ष की तुलनाएं की गई हैं। इसी तरह से रीतिकाल में तो एक सूक्ति बहुत ही प्रचलित ही रही है जो तुम सबने सुन रखी होगी, सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशवदास, जिसका अर्थ है कि सूरदास तो सूर के समान है, तुलसी जो हैं वो चंद्रमा के समान है और केशवदास तारों के समान है। यानी सूर यहाँ सूरज से उसकी तुलना की जा रही है, तुलसी हैं वो चंद्रमा है और केशवदास जो है वो तारों के समान है। तो एक तरह से ये तुलना की गई तीन लेखकों की, जिसमें सूरदास हैं, तुलसीदास हैं और केशवदास हैं। तो ये जो तुलना की प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति में कवियों लेखकों की रचनाओं की तुलना उसी भाषा के या अन्य भाषा के कवि लेखकों की रचनाओं से की जाती है और उनमें परस्पर जो साम्य है, वैषम्य है, उनके आधार पर उनका महत्व रेखांकित किया जाता है। तो सामान्यतः जो ये पद्धति है तुलना की, तो एक इसमें छोटा ठहरता है यानी एक की न्यूनता ठहरती है अथवा सीमा, और दूसरे की श्रेष्ठता सिद्ध की जाती है। अक्सर तुलना तभी की जाती है जब किसी एक को श्रेष्ठ घोषित करना होता है। तो तुलना करते समय प्रायः आलोचक जो हैं वो संतुलित दृष्टि नहीं अपनाते, क्योंकि किसी एक को उन्होंने श्रेष्ठ सिद्ध करना शुरू में ही मान लिया है कि इसे श्रेष्ठ सिद्ध करना है। तो ये इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है वो आलोचक की अपनी कमजोरी भी मानी जा सकती है। किसी भी आलोचक को न्यायाधीश की भांति तुलनात्मक रूप से सभी पक्षों पर विचार करना चाहिए और निष्पक्ष राय देनी चाहिए। यदि ऐसा आलोचक जो तुलनात्मक आलोचना कर रहा है वह पूर्वाग्रह से मुक्त नहीं है तो उसकी आलोचना जो है वो निष्पक्ष नहीं हो सकती और न्याय संगत भी नहीं हो सकती। तो हिंदी समीक्षा में प्रारंभिक दौर में देव और बिहारी की आलोचना को लेकर विवाद खड़ा हुआ था, क्योंकि वह एक ऐसी पूर्वाग्रह युक्त तुलनात्मक सोच से उपजा था जिसमें पहले से ही मान लिया गया था कि कौन श्रेष्ठ है और किसे निकृष्ट घोषित करना है, कौन न्यूनतम होगा और कौन श्रेष्ठतम होगा। तो इस तरह की आलोचना को लेकर विवाद होते रहते हैं। कृष्ण बिहारी मिश्र की स्थापना देव बिहारी का उत्तर जो है वो लाला भगवान दीन, एक लेखक है लाला भगवान दीन, उन्होंने बिहारी और देव के माध्यम से दिया था। तो आधुनिक हिंदी समीक्षा का जो आविर्भाव काल है तब से ही यह प्रवृत्ति मिलती है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी भी कहते हैं कि इस प्रवृत्ति का सार्थक उपयोग करते हुए साहित्य और भाषा के बहुत से कचरे को
साहित्य मंदिर में प्रविष्ट होने से रोका था। इस प्रवृत्ति के जो आलोचक हैं उनको बहुत ही गुरु गंभीर, अध्ययनशील, साहित्यिक, ऐतिहासिक दृष्टि संपन्न होना चाहिए, तभी वो रचनाओं से न्याय कर पाएंगे और जो दो लेखकों की तुलना कर रहे हैं उनसे न्याय कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए उनका अध्ययनशील होना जरूरी है, दोनों की रचनाओं का अध्ययन भली प्रकार करना जरूरी है और उनको निष्पक्ष होना भी जरूरी है। तो तुलनात्मक आलोचना के लिए आलोचक का निष्पक्ष होना जरूरी है, निर्भीक होना जरूरी है। अगर कोई एक व्यक्ति ऐसी पद पे आसीन है जिसको चापलूसी की आवश्यकता है, तो आलोचक अगर चापलूसी कर रहा है और वो निर्भीक नहीं है तो और ईमानदार भी नहीं है, तो ऐसा आलोचक तुलनात्मक आलोचक के रूप में सफल नहीं हो सकता। तुलनात्मक आलोचना के लिए आलोचक को निष्पक्ष होना जरूरी है, निर्भीक होना जरूरी है और ईमानदार भी होना जरूरी है। तो आलोचक का ज्ञान विशद होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए। यदि विशद और व्यापक नहीं है तो इस प्रवृत्ति की आलोचना के साथ वह कभी न्याय नहीं कर सकता। छायावाद युग में भी तुलनात्मक आलोचना का बोलबाला रहा था। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नागेंद्र जैसे समालोचकों ने इस प्रवृत्ति के श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किए जो छायावादी काल में दिखता है। आगे चलकर इसका क्षेत्र केवल आलोचना तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अनुसंधान का भी एक प्रमुख आयाम बन गया। तुलनात्मक समीक्षा का एक उदाहरण है बाबू गुलाब राय की यह पंक्तियाँ, जिसमें उन्होंने तुलना की है सूर और तुलसी की। वो लिखते हैं कि सूर और तुलसी के उपासना भेद से उनकी भक्ति भावना में भी अंतर था। सूर ने अपने भगवान के माधुर्य पक्ष को अपनाया था, तो तुलसी ने अपने इष्ट देव के ऐश्वर्य पक्ष को। सूर ने नियम और मर्यादा की अपेक्षा प्रेम को प्रधानता दी, तुलसी ने नीति और मर्यादा को। सूर ने भगवान के लोकरंजक रूप पर अधिक बल दिया, तो तुलसी ने इसके लोक रक्षक रूप को। इसका यह अर्थ नहीं है कि सूर ने उनके लोक रक्षक रूप की उपेक्षा की हो। श्री कृष्ण जी ने अघासुर, बकासुर और कंस का दमन किया था। तुलसी ने राम के बाल सौंदर्य का तथा वनगमन समय की माधुर्यमयी छटा का बड़ा मनोरम वर्णन किया है। दोनों ही ने भगवान की शरणागत वत्सलता पर विश्वास किया, दोनों ही ने भगवत कृपा का आश्रय लिया है। दोनों में समानता अवश्य है, किंतु दोनों के दृष्टिकोण में भेद है। तो यह जो तुलनात्मक आलोचना का एक उदाहरण यहाँ पर है, बाबू गुलाब राय एक मशहूर आलोचक हैं जिन्होंने तुलना की सूर और तुलसी की। दोनों किस तरह से भक्ति भावना में फ़र्क रखते हैं, दोनों के ईश्वर की उपासना में किस तरह का फ़र्क है, इसको इन्होंने यहाँ पर तुलनात्मक आलोचना के ज़रिए हम लोगों के समक्ष रखा। तो उन्होंने ये बतलाना चाहा कि सूर और तुलसी दोनों हालांकि भक्त कवि हैं, बावजूद इसके दोनों की भक्ति भावना में अंतर क्या था और कितना था। उन्होंने कोशिश की कि यह बताएं कि सूरदास जहाँ श्री कृष्ण के माधुर्य पक्ष को ज़्यादा उभारते हैं, तो तुलसीदास अपने श्री राम के बारे में, उनके ऐश्वर्य के बारे में, उनके नियम और मर्यादा के बारे में ज़्यादा ध्यान देते हैं, जबकि सूरदास प्रेम पक्ष को ही पकड़ते हैं, तुलसीदास नीति और मर्यादा के पक्ष को। सूरदास ने ज़्यादा बल दिया कि उनके भगवान जो हैं श्री कृष्ण, वो लोक रंजक रूप है उनका। तो तुलसीदास कहते हैं कि उनके राम जो हैं वो लोक रक्षक के रूप में हैं। तो यहाँ पर सूर और तुलसी जो हैं उन्होंने अपने अपने ईश्वर की उपासना में किस तरह से अलग अलग प्रकार को अपनाया, इसको उन्होंने यहाँ पर दर्शाया। तो इसलिए जो तुलनात्मक आलोचक होगा उसको अपने विषय पर गंभीर होना है, अध्ययनशील होना है, साहित्यिक भी होना है और ऐतिहासिक दृष्टि संपन्न भी होना चाहिए। इसके साथ ही जो उसके प्रमुख गुण हैं निष्पक्षता का, निर्भीकता का और ईमानदारी का, इनके बिना कोई भी आलोचक तुलना करके दो कवियों की सही तुलनात्मक आलोचना नहीं कर सकता है।